बहुत समय पहले की बात है। बाहर स्थान नामक देश की एक छोटी सी बस्ती में नसीब बख्त नाम का एक निर्धन कुम्हार रहता था। वह दिन भर परिश्रम करता, मिट्टी से सुंदर बर्तन गढ़ता और शाम होते ही उन्हें अपने गड्ढे पर लाद कर शहर बेचने जाया करता। यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। कठिनाइयों के बावजूद उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह सच्चाई और मेहनत से अपने काम में लगा रहता। इसी बस्ती के निकट एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक फैला हुआ था। गांव वाले इस शेर से बेहद परेशान थे, क्योंकि वह अक्सर उनके मवेशियों और कभी-कभी इंसानों को भी अपना शिकार बना लेता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बचकर निकल जाता। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लोग रात में घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। हालांकि नसीब बख्त इन सब बातों से बेपरवाह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहता। वह रोज सुबह मिट्टी खोदकर लाता, उसे गूंथता, बर्तन बनाता और फिर उन्हें धूप में सुखाने के बाद भट्ठी में पकाता। शाम होते ही वह अपने गधे पर बर्तन लादकर शहर बेचने चला जाता। एक दिन हमेशा की तरह शहर से लौटते वक्त वह बेहद थका हुआ था। आमतौर पर वह अपने गधे को अस्तबल में बांधता था, लेकिन उस दिन थकान के कारण उसने उसे घर के आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने चला गया। उसी रात जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की गड़गड़ाहट और बादलों की गर्जना से पूरा जंगल थर्रा उठा। उसी समय शेर अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस भयानक तूफान को देखकर वह खुद डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वह सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भागने लगा। भागते भागते उसकी नज़र बस्ती के पास एक पुरानी वीरान झोपड़ी पर पड़ी। उसे लगा कि यह जगह तूफान से बचने के लिए सबसे सुरक्षित हो सकती है। बिना देर किए वह झोपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान की आवाज़ों के बीच वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर बारिश की तेज आवाज से नसीब बख्त की नींद खुल गई। अचानक उसे याद आया कि उसका गधा तो बाहर पेड़ से बंधा था। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। घबराकर वह फौरन बाहर निकला, लेकिन जो देखा उससे वह हैरान रह गया। गधा वहां नहीं था, बस उसकी टूटी हुई जंजीर जमीन पर पड़ी थी। उसने सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर तुड़वाकर बारिश से बचने के लिए कहीं भाग गया है। मगर कहाँ गया होगा? उसे यकीन था कि गधा किसी झोंपड़ी में जाकर छिपा होगा। यही सोचकर वह बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद वह एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिससे आसपास की चीजें क्षण भर के लिए उजाले में दिख जाती थीं। तभी अचानक बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ था। कुम्हार खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया मेरा अड़ियल गधा। मजे से यहां सो रहा है और मैं जंगल में 1 घंटे से तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। लेकिन असल में वह गधा नहीं, बल्कि वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में शरण ली थी। घनघोर अंधेरे में नसीब बख्त शेर और अपने गधे के बीच फर्क नहीं कर सका। वह पहले से ही गुस्से में था। बिना कुछ सोचे समझे उसने शेर के सिर और कंधों पर 2-4 थप्पड़ जड़ दी और गुस्से में छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। शेर को अचानक ऐसा झटका लगा कि उसकी नींद उड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुम्हार ने झट से रस्सी पकड़ ली और कसकर जकड़ लिया, ताकि उसका गधा रास्ते में कहीं भाग न जाए। फिर वह गुस्से में गरजते हुए बोला, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। जंजीर तोड़कर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं? कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। यह सुनते ही शेर के तो प्राण सूख गए। वह बुरी तरह कांपने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह सच में मुझे मार डालेगा। अब उसके लिए सबसे सही यही था कि वह चुपचाप कुम्हार की बात माने। घोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और आसमान में रह रहकर कड़कदार बिजली चमक रही थी। शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ता जा रहा था, मगर उसके भीतर खौफ की लहरें उठ रही थीं। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? डर के मारे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी।
उसे अपनी गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बेहद मजबूत महसूस हो रहा था, लेकिन वह जरा भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार वह कुम्हार के घर के पास पहुंचा। कुम्हार ने उसे बिना किसी शक सवाल के घर के आंगन में खींच लिया और एक पेड़ से जंजीर के साथ कसकर बांध दिया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी और कुम्हार दिन भर की मेहनत के कारण बेहद थक चुका था। उसे अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। वह निश्चिंत होकर अंदर गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह होते ही सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगीं। गांव के लोग रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकलने लगे। जब वे कुम्हार नसीब बख्त के घर के पास से गुजरे तो अचानक उनकी नज़र आंगन के उस पेड़ पर पड़ी जहां वही खूंखार शेर जंजीर से बंधा हुआ बैठा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों तक तो वे यकीन ही नहीं कर पाए कि यह वही शेर था जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, ये तो वही खूंखार शेर है, लेकिन इसे यहां बांधा किसने? देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुम्हार नसीब बख्त ने जिंदा शेर को पकड़ लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने नसीब बख्त की बहादुरी की जमकर तारीफ की। आखिरकार यही वह शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियां और भैंसें मार डाली थीं। अब उनके डर का अंत हो चुका था। कुम्हार खुद भी हैरान था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूं, नसीब बख्त ने हंसते हुए कहा। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। जिसे वह पूरी रात अपना गधा समझ रहा था, वह असल में वही खूंखार शेर था। यह एहसास होते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर गांव वालों की नजरों में वह पहले ही एक महान वीर बन चुका था। इस बीच बाहर स्थान के बादशाह दारा गुल की नींदें उड़ी हुई थीं। पड़ोसी राज्य दागिस्तान का राजा औरंगजुजा बेहद शक्तिशाली था और वह बाहर स्थान के कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ चुका था और दागिस्तान की सेना लगातार हमले कर रही थी। बादशाह दारा गुल जानता था कि उसकी सेना बहादुर थी, मगर समस्या यह थी कि दुश्मन की फौज संख्या में कई गुना ज्यादा थी। अगर कोई कुशल योद्धा सेना की कमान नहीं संभालेगा तो युद्ध जीतना नामुमकिन था। यही सोचकर उसने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी आपस में सलाह करने लगे कि कौन ऐसा वीर हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। तभी अचानक वजीर फतेह जंग के दिमाग में एक रोशनी कौंधी। फतेह जंग जोश से खड़ा हुआ और गर्व से बोला, जहां पनाह, हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं। हमारे ही मुल्क में एक ऐसा बहादुर इंसान मौजूद है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दे दिया है। बादशाह दारा गुल उत्सुकता से बोले, कौन है वह? फतेह जंग मुस्कुराकर बोला, जहांपना, वह और कोई नहीं बल्कि कुम्हार नसीब बख्त है। यही वह शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर उस खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। अगर कोई हमारी फौज की कमान सही से संभाल सकता है तो वह यही बहादुर इंसान है। बादशाह दारा गुल यह सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत एक संदेशवाहक को भेजा और आदेश दिया कि कुम्हार नसीब बख्त को दरबार में हाजिर किया जाए। जब नसीब बख्त को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। आखिर वह एक साधारण कुम्हार था जिसे मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। लेकिन बादशाह का आदेश ठुकराना भी संभव नहीं था। मन ही मन परेशान होते हुए वह अनमने ढंग से तैयार हुआ और शाही महल की ओर रवाना हो गया। जब वह महल पहुंचा तो बादशाह ने उसका शानदार स्वागत किया। उसके लिए महंगे पकवान तैयार किए गए, कीमती वस्त्र भेंट किए गए और सभी दरबारी उसे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। बादशाह ने उसे बैठने का संकेत किया और मुस्कुराते हुए बोले, नसीब बख्त, तुम्हारी बहादुरी की कहानी अब पूरे राज्य में गूंज रही है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरी सेना का नेतृत्व करोगे और हमें जीत दिलाओगे। नसीब बख्त अंदर ही अंदर घबरा रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। बादशाह ने आदेश दिया, कल सुबह तुम फिर से दरबार में हाजिर हो। नसीब बख्त सकते में था। वह सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो एक साधारण कुम्हार था और अब सेनापति बनने जा रहा हूं। ये सब उस गड्ढे की वजह से हुआ जो शेर बन बैठा।
आखिरकार अनपढ़ और साधारण नसीब बख्त को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने न कभी तलवार चलाई थी और न कभी घुड़सवारी की थी। जैसे ही वही घर पहुंचा, गुस्से में शेर से बोला, यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो मैं आज भी अपनी मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मुझे सेनापति बना दिया गया है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं आता। अगले दिन सेनापति नसीब बख्त अपनी बीवी के साथ शाही महल पहुंचा। बादशाह दारा गुल उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने आदेश दिया, हमारे पड़ोसी राज्य का शासक औरंगशुजा लगातार हमारी जमीन पर आक्रमण कर रहा है। अब तक वह हर बार असफल रहा, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। हमारी सेना भी तैयार है, लेकिन हमें एक योग्य सेनापति की जरूरत है। कल सुबह दुश्मन की फौज हमारी सीमा में दाखिल होगी। तुम्हें सेना की बागडोर संभालनी होगी और ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह फिर कभी हमारी ओर आंख उठाने की जुर्रत न करे। बादशाह दारा गुल ने नसीब बख्त और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक शानदार महल बनवाया। वहां एक अस्तबल भी था, जहां एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो उसे युद्ध भूमि तक ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन नसीब बख्त पूरी रात बेचैन रहा। उसे चिंता थी, क्योंकि उसने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर नहीं टिक सका। सुबह होते ही उसने अपनी बीवी को जगाया और दोनों अस्तबल पहुंचे। वहां खड़ा घोड़ा सच में बहुत सुंदर और ताकतवर था। नसीब बख्त ने चिंतित स्वर में कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इस पर चढ़ूं कैसे? इस पर उसकी बीवी ने सुझाव दिया, कोई चीज घोड़े के पास रख दो और उस पर चढ़कर इसकी पीठ पर बैठने की कोशिश करो। नसीब बख्त ने वैसा ही किया। नसीब बख्त बड़ी मुश्किल से मेज पर चढ़ा और किसी तरह घोड़े की पीठ तक पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि जीन बहुत चिकनी है। घबराकर उसने कहा, मेरे पैर मजबूती से रकाब में बांध दो, कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी बीवी ने एक मजबूत रस्सी ली और उसके पैरों को रकाब से कसकर बांध दिया। फिर रस्सी को घोड़े के नीचे से निकालकर दोनों रकाब जोड़ दिए, ताकि उसका संतुलन बना रहे। इसके बाद उसने नसीब बख्त की कमर को भी जीन से मजबूती से बांध दिया, जिससे वह किसी भी हालत में गिर न सके। घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने को उतावला था। इससे पहले कि उसकी बीवी उसके हाथ भी बांध पाती, घोड़ा अचानक उछला और तेजी से दौड़ पड़ा। अब हालात ऐसे थे कि नसीब बख्त घोड़े की पीठ पर बोरी की तरह लटका हुआ था। घबराकर उसने घोड़े की गर्दन कसकर पकड़ ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, तूने मुझे एक साधारण इंसान से सेनापति बना दिया। अब मेरी इज्जत और इस राज्य की रक्षा तेरे ही हाथों में है। मैं अनपढ़ और कमजोर हूं, अपनी कृपा से मेरी मदद कर और मेरी जान बचा। काला घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ता चला गया। उसने शहर की गलियों में हलचल मचा दी, लकड़ी के दरवाजे तोड़ दिए और खुले खेतों की ओर भाग निकला। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसने नदी और कई उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर लिया। नसीब बख्त रस्सियों के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। अब सेनापति नसीब बख्त का घोड़ा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था और दुश्मन के शिविरों के करीब पहुंचने लगा। उसे एहसास हो गया कि घोड़ा सीधे दुश्मन की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही घोड़ा एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा, नसीब बख्त ने उसकी एक मोटी शाखा पकड़ ली, ये सोचकर कि शायद इससे वह घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने डाल को इतनी ताकत से पकड़ लिया कि वह उसके हाथ में टूट कर आ गई। दुश्मन के छावनी के बाहर खड़ा एक सैनिक यह नज़ारा देख रहा था। उसने देखा कि एक घुड़सवार तूफान की तरह उनकी ओर लपक रहा है और रास्ते में आते ही पेड़ों की डालियां तहस नहस करता जा रहा है। वह डर के मारे कांप उठा और मन ही मन सोचने लगा, यह वही सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ लिया था। अब यह सीधे हमारी ओर झपट रहा है, कहीं यह हमें भी वैसे ही न कुचल डाले। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह घबराकर चीख पड़ा, बचाओ, अपनी जान बचाओ। ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि कोई भयंकर दैत्य लगता है। अगर इसने हमें भी इन शाखाओं की तरह चटका दिया तो हमारी हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाएंगी। जब उसने पीछे नजर डाली तो देखा कि सेनापति नसीब बख्त के पीछे विशाल सेना उमड़ रही थी। ये देखकर उसका दिल दहल उठा। अब वह और तेज आवाज में चिल्लाने लगा, भागो, तेजी से भागो! जिंदा शेर को काबू करने वाला सेनापति हमारी ओर अपनी ताकतवर फौज के साथ धावा बोल रहा है।
अगर इतना शक्तिशाली योद्धा हमारी तरफ आ रहा है तो सोचो उसकी सेना क्या करेगी। यह सुनते ही दुश्मन के सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबराकर हड़बड़ाए और अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर कूदकर तेजी से भागने लगे। उसके राजा औरंगशुजा अपने शिविर में बैठकर युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी सेना अचानक पीछे हट रही है और उसके सैनिक दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हालात पूरी तरह बदल चुके थे। हार को सामने देखकर औरंगशुजा ने हड़बड़ी में संधि की गुहार लगाते हुए एक पत्र लिखा और अपने शिविर में छोड़ दिया। फिर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी सेना के पीछे पीछे भाग खड़ा हुआ। इतना डर गया था कि एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर सेनापति नसीब बख्त का घोड़ा जब दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचा तो अचानक ठिठक गया। नसीब बख्त ने घबराए हाथों से अपने पैर रकाब से छुड़ाने की कोशिश की और जैसे ही नीचे उतरने लगा, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह तो बस खुदा का करम था कि उसे इस हाल में किसी ने नहीं देखा, वरना उसकी हकीकत खुल जाती। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दुश्मन का कोई भी सिपाही नजर नहीं आ रहा था। सब अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। अब वह सीधा दुश्मन के राजा के शिविर में दाखिल हुआ, जहां उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने जल्दी से वह पत्र उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सेनापति नसीब बख्त पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में जो भी उसे देखता अदब से झुक जाता। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफों के पुल बांध रहा था, मगर उसे तो अपने बदन की टूट फूट की चिंता थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने जेब से वह पत्र निकाला और अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, ये बादशाह दारा गुल तक पहुंचा दो, और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, खुदा ने हमारी इज्जत बचा ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। नसीब बख्त ने कराहते हुए कहा, बादशाह को बता देना कि दुश्मन डरकर भाग चुका है और अब दोबारा हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस खत में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता। बस तुम ये काम कर दो और अब मुझे सोने दो। मेरा बदन पूरी तरह टूट चुका है। इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। इतना कहकर नसीब बख्त ने लंबी सांस ली और थकान से चूर बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। इधर उसकी पत्नी बादशाह दारा गुल तक खत पहुंचाने के लिए शाही महल रवाना हुई। जब बादशाह ने दुश्मन राजा औरंगशुजा का पत्र पढ़ा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने गर्व से कहा, हमारे नए सेनापति ने कमाल कर दिया। उसने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि अब वह कभी हमारे देश की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। फिर बादशाह ने नसीब बख्त की पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति इस समय कहाँ हैं? उसने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, जहां अपना, वह बहुत थक चुके हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप हुक्म दें तो मैं उन्हें जगा कर आपकी सेवा में भेज दूं। बादशाह दारा गुल हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, उसे अब जागने की जरूरत नहीं। उसे आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेजना, हम उसे उचित इनाम से नवाजेंगे। नसीब बख्त की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म, जहां पनाह, और वह महल से बाहर निकल गई। अगली सुबह सिपह सालार नसीब बख्त अपने घर से शाही महल की ओर पैदल ही रवाना हुआ। पूरे शहर में उसकी बहादुरी की गूंज थी। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। गलियों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। हर कोई उसकी वीरता के चर्चे कर रहा था। कोई कह रहा था, देखो, हमारे सिपह सालार कितने सादगी पसंद इंसान हैं। घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही शाही महल जा रहे हैं। दूसरा बोला, यही तो हमारे असली हीरो हैं, जिन्होंने अकेले ही दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। जब नसीब बख्त शाही महल पहुंचा तो बादशाह दारा गुल ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने पास बिठाया। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और फिर बादशाह ने नसीब बख्त को ढेरों इनामों से नवाजा। अब देश में अमन चैन कायम हो चुका था। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन राजा औरंगशुजा ने फिर कभी इस भूमि पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह एक साधारण कुम्हार नसीब बख्त अपनी तकदीर के सहारे सिपह सालार बना और इतिहास में अमर हो गया। इस कहानी में आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।